हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास फिर से एक बार लवलेश मैथ से मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं प्रतिशत का पार्ट 3। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं। आज की क्लास में हम प्रतिशत के पार्ट 3 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। खास कर तौर पर यदि हम अमीन पटवारी पर थोड़ा नजर डालें, दोस्तों मैं बार बार बोलते आ रहा हूं कि 40 नंबर का वेटेज कम वेटेज का नहीं होता। ठीक है, तो इस चीज को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आज का पहला सवाल हम देखने वाले हैं। ये हमारा पहला सवाल है जो व्यापम में पूछा गया है। ऐसा नहीं कि मैं मनगढ़ंत बना दिया, ऐसी वाली बात नहीं है। व्यापम द्वारा इस 2025 में पूछा गया सवाल है दोस्तों कि आखिर प्रतिशत से सवाल बनाएगा तो किस प्रकार के सवाल बना सकता है। ये सब हम देखने वाले हैं। क्लियर है? तो देखिए सवाल क्या था। नीचे दी गई सूची में से समतुल्य राशियां पहचान कर बताना है। भाई कौन कौन से ऐसे डेटा है यहाँ पर 4 ऑप्शनों में से जो एक जैसे हैं। अब मैंने कहा एक आपके पास 20% है, एक आपके पास 0.2 है, एक 4/20 है, 5/10 दिया गया है। तो हम चाहते हैं कि इन सभी को मैं परसेंट में बदल लूं तो मेरा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। मैंने कहा सबसे पहले मैं 4/20 को देखता हूं। दोस्तों ये 4/20 किस रूप में है? भिन्न के रूप में है। और मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को पता होगा भिन्न को यदि हम प्रतिशत में बदलना चाहें तो केवल 100 से गुणा करना पड़ता है। ये भी आप जानते हो। अब मैं कहूंगा 20 कम 20 और 20 पंचे 100 और 5 का गुणा 4 के साथ करेंगे दोस्तों तो 5 चौके 20% हो जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि 4 की वैल्यू भाई 20% के बराबर है। मानते हो आप? ठीक है। अब यदि मैं बात करूं यहां पर 0.2 की, तो 0.2 हम क्या करेंगे? 0.2 का मैं 2 लिख दिया सबसे पहले। दशमलव का 1 और दशमलव बाद 1 अंक है तो 0, और परसेंट में बदलने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे तो आप देख पाओगे कि एक 0 से 0 कैंसिल। 10 और 2 का गुणा होगा तो 10 दूनी 20%। तो मैं कह सकता हूं दोस्तों 0.2 भी आपके 20% के बराबर है। जे भी आपके पास 20%, के भी 20% और एम भी 20% है। अब चेक करना था हमको एल वाला बस। ठीक है, 5/10 दिया गया है, ये भिन्न है 5/10। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो आप देख पाओगे कि भाई एक एक जीरो से एक एक जीरो काट दिया और 5 और 10 का गुणा होगा आपस में दोस्तों। तो आप ही बताओ कितना हो जाएगा? 50%। तब मैं ये तो कह सकता हूं कि भाई 4/20 भी 20% के बराबर है, 0.2 भी 20% के बराबर है और 20% ऑलरेडी 20% के बराबर है। मतलब जे के और एम क्या है? आपस में समतुल्य है, एक जैसा है। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जे के और एम, ऑप्शन नंबर जो पहला होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये यहां पर मेरा क्या हो जाएगा? यहां पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। आए भी समझ में? ये आपके पास सीजी व्यापम 2025 में पूछा गया सवाल है और यही सवाल आपके अमीन पटवारी में सेम टू सेम रिपीट होने वाला है भाई। ठीक है, सेम पैटर्न रिपीट होगा तो इग्नोर तो हम कर नहीं सकते। क्लियर है? देखिए देखिए अगला सवाल, ये आरक्षक भर्ती में पूछा गया सवाल है। अब भी रिसेंट में जो हुआ था 15-20 दिन पहले एग्जाम, इसका जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था। परसेंट से देखो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ दिया गया है। क्लियर है? 30% का 40% क्या 12 के बराबर होता है? लगता है भैया आपको होता है 12% के बराबर, 12 के बराबर। तो मैं कहूंगा, ध्यान से देखिए यहां पर बना दे रहा हूं। 30 का मतलब होता है गुणा। कितना परसेंट निकालना था? 40%, तो 40 और परसेंट का नीचे में लिख देंगे भाई 100 हम। क्लियर है? आप कहोगे कि 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 3 और 4 का गुणा होगा तो 12 होगा। क्लियर है? तो मैं कह सकता हूं पहला कथन तो एकदम करेक्ट है। क्लियर है? फिर हम कहेंगे 50 का 60% क्या 30 के बराबर होता है? इसको यहां पर देख लेते हैं दोस्तों, है ना। 50 का कितना भाई? 60%, 60 और परसेंट का नीचे में लिख लेंगे 100। दिखाई दे रहा है भाई सबको? कमेंट करना है ना। 0 से 0, 1 0 से 1 0, 6 और 5 का गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30। ये भी एकदम करेक्ट है दोस्तों। के ऑप्शन भी हमारा क्या है? यहाँ पर करेक्ट है। यदि मैं बात करूं एल का, 60 का 100% क्या 100 के बराबर होगा? तो आप कहोगे भाई 60 का मुझे निकालना कितना? 100% है तो 100/100 करूंगा मैं परसेंट का। क्लियर? तो आप कहोगे कट गया तो कितना आना चाहिए? 60 ही आना चाहिए। यहाँ पर कितना बताया गया? 100। इसलिए हम कहेंगे कि ये जो ऑप्शन है आपके पास एल वाला, ये बिल्कुल गलत निराधार है।
अब हमारे पास बच गया क्या, 8 का 10% 1 के बराबर होता है। इसको भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। 8 का 10% 10 और प्रतिशत का लिख देंगे 100। अब आप खुद ही बताओगे कि 1 0 से 1 0 कैंसिल। भाई 8 को यदि मैं 10 से भाग देता हूं तो 8 तो पूरा पूरा जाएगा नहीं, तो हम दशमलव लेंगे। दशमलव का क्या लेंगे, 0 लेंगे, तो हो गया 80। यहाँ पर लिख दिया मैं 0 पॉइंट। अब ये 80 है तो 10 8 80, तो कितना होना चाहिए, 0.8 होना चाहिए। यहाँ पर कितना दिया है, 1। तो एम भी हमारे पास क्या हो जाएगा, गलत। तो कौन कौन से ऑप्शन सही होगा, मैंने कहा जे और के केवल हमारा करेक्ट होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो पहला होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर बनने वाला है। और इसी प्रकार के सवाल जो है आगे भी आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। 2025 के जितने भी एग्जाम होंगे उन सब में। क्लियर है दोस्तों, ये हमारा अमीन पटवारी का कोर्स है जो मात्र आपको 599 70% डिस्काउंट के साथ दिया जा रहा है। इसमें आपको जो भी इस बार सिलेबस जारी हुआ है, वैसे तो सिलेबस के लिए मैं ये तो बोलना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के एग्जाम में आप छत्तीसगढ़ के एक क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, ये क्या तरीका है भाई, है ना। आप पूरा सेंट्रल लेवल में कन्वर्ट कर दिए हो इस बार के एग्जाम। आप सभी को पता है कि इस बार के एग्जाम में आपके 30 नंबर के जो सामान्य ज्ञान है वो सेंट्रल लेवल कहा जाए तो भारत का भूगोल, भारत का इकोनॉमी, भारत का इतिहास और आपके पास संविधान, ये 4 पोर्शन से और करेंट अफेयर से 30 क्वेश्चन बनने वाला है। मैथ्स रीजनिंग मिलाकर 40, कंप्यूटर का 10। तो हमारे जो कोर्स है दोस्तों, इसमें आपको सभी चीज पूरे कंटेंट के साथ मिलने वाला है, विद प्रूफ पीडीएफ के साथ। क्लियर है, तो बिल्कुल आप देख लीजिएगा। ये 599 में आपको कंप्लीट, वो भी नए पैटर्न के सवाल के साथ आपको मिल जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे सीजी मैपोलॉजी है ना, हमारे चैनल का नाम है सीजी मैपोलॉजी, जहां पर आपको मिल जाएगा सीजी मैपोलॉजी में, है ना। सर्च करके देखिएगा तो आपको यहाँ पर उपलब्ध दिखेगा। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा हमारा पहला सवाल क्या बोला गया, निम्न में से सही कथन को चुनकर आपको क्या करना था, बताना था। भाई ध्यान समझिए क्या बोला गया, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या 100 से गुणा किया जाता है। लगता है आपको ऐसा कि भाई कोई भी प्रतिशत डेटा है, इसमें यदि मैं 100 का गुणा कर दूं तो क्या भिन्न बन जाएगा। मैंने कहा प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए। दोस्तों मुझे एक चीज तो पता है कि जब भी मैं प्रतिशत को, मैं कई बार बताया हूं, प्रतिशत को जब मुझे क्या बनाना रहेगा, भिन्न बनाना रहेगा, भिन्न बनाना रहता है, तो मैंने कहा आपको तो 1/100 से गुणा करना चाहिए। किससे गुणा करना है, 1/100 से। यहाँ पर केवल 100 से गुणा करने के लिए बोला गया है। दोस्तों ये वाला तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत ही हो जाएगा। भाई 100 से गुणा नहीं करना है, बल्कि 1/100 से गुणा करना रहता है, तब जाके कोई प्रतिशत भिन्न में परिवर्तित होता है। क्लियर है, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 1/100। भाई जब हम प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तब 1/100 का गुणा करते हैं, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 1/100 का गुणा नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, कोई भी भिन्न डेटा को जब प्रतिशत में बदलना रहता तो केवल हम 100 का गुणा कर देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज नोट करोगे कि हमारा जो एल वाला पोर्शन है ये भी हमारा यहाँ पर क्या है, गलत हो जाएगा। भाई आपके पास के भी गलत है, एल भी गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है, ये भी ठीक है। भाई मान लो मेरे पास कोई भिन्न है भाई 2/10, ये भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए मैं केवल 100 से गुणा करूंगा, जैसे बताया हूं। 100 से गुणा कर देंगे तो आप कहोगे 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10 और 2 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, ये 20% के बराबर है। ठीक है दोस्तों, ये 20% के बराबर है। इस प्रकार से भिन्न को प्रतिशत जब बनाना रहता है तो हम 100 से गुणा करते हैं। इस कारण से क्या हो जाएगा, एम जो होगा ये तो एकदम करेक्ट है। 5 सही 5/9 का भिन्नात्मक मान क्या 1/18 के बराबर होता है, लगता है आपको भाई। तो हम कहेंगे हम कुछ नहीं करेंगे, ये जो 5 सही 5/9 दिखाई दे रहा है, 5 सही 5/9, सबसे पहले हम देखेंगे 9 5 45, 45 और 5 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 50/9%। ये प्रतिशत रूप में है दोस्तों। और मैं अभी बता रहा हूं कि जब भी मुझे कोई प्रतिशत को किस में कन्वर्ट करना रहता है, भिन्न में, तो किससे गुणा किया जाता है, 1/100 से गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर मैं 1/100 से गुणा कर दूंगा। यहाँ पर देखिएगा हमारे पास क्या है, 50/9, यहाँ पर हम गुणा करेंगे 1/100 से, तो आप देख पाओगे 50 से कम 50 और 50 दूना 100, एक तो ऊपर में रह गया, 9 और 2 का गुणा होगा तो 9 दूनी 18। तो मैं कह सकता हूं कि भाई 5 सही 5/9 का भिन्नात्मक मान यदि देखना जाए तो ये एकदम करेक्ट है, 1/18 तो एकदम सही होगा। तो हमारे कौन कौन से सही हो गए भाई, यहाँ पर हमारा एम भी सही है और एन सही है, केवल दोनों एम और एन। कहां पर है ऑप्शन, ऑप्शन जो सी होगा दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा।
केवल एम और एन जो होगा ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर बनने वाला है दोस्तों। लिख कर ले लो, यही सवाल मिलेगा, यही छपने वाला है भाई, मैं बार बार बोल रहा हूं ना, ऐसा कंटेंट आपको दोबारा तो नहीं मिलने वाला दोस्तों। तो कंप्लीट देखो, ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करते रहो दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपको इसी प्रकार के कंटेंट मिलते रहेगा एग्जाम के लास्ट समय तक, क्लियर है, निश्चिंत रहिए आप। अब दिए गए प्रश्न में फिर से आपको सही कथन चुनकर बताना था कि इन 4 कथनों में से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन सही नहीं भी हो सकता है। तो हम कहेंगे किसी वस्तु को लगातार 10% फिर 10% बढ़ाने पर क्या 21% बढ़ सकता है। मैंने कहा कि भाई मान लेते हैं आपके अकॉर्डिंग, मैंने कहा पहले 100 था, 100% था, मैं एक बार 10 बढ़ा दूंगा भाई, हो जाएगा 110, फिर एक बार 10 बढ़ा दिया, फिर हो गया 110, हो गया 2 बार बढ़ा दिया भाई, 2 बार बढ़ाए, इसलिए हम क्या करेंगे, एक एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे इस प्रकार से। ये 11 हो गए, ये परसेंट लगाना नहीं भूलना है आपको यहाँ पर, ठीक है। रिजल्ट अभी परसेंट में आएगा भाई, 11 का गुणा 11 के साथ कर देंगे दोस्तों तो हो जाएगा 121%। पहले कितना था 100%, अब कितना होगा 121%। तो आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पर कितना बढ़ गया, तो मैं कह सकता हूँ 21% तो बढ़ा है। तो मेरा जो पहला जवाब के वाला जो कथन है दोस्तों, ये एकदम क्या है, करेक्ट है, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है कि करेक्ट नहीं होगा। आ रहा है भी समझ में। फिर हम देखेंगे कोई वस्तु स्वयं का यदि 4/5 है तो उसमें 20% की क्या कमी हुआ है। तो मैं कहता हूं कि 20% की कमी को हम लिखेंगे कैसे। तो मैंने कहा भाई पहले 100 था, 20% की कमी मतलब 100 में हम क्या कर देंगे, 20 को कम करके लिखेंगे इस प्रकार से। मानते हो आप। तो आप कहोगे यदि मैं कमी करके लिखता हूं तो 100 में 20 घटेगा तो 80 और नीचे में तो बच गया भाई 100। हमेशा याद रखना दोस्तों, जो नीचे वाला होता है ये वास्तविक होता है या मूल होता है। क्या होता है, वास्तविक, या हम इसी को मूल कह सकते हैं, ये वास्तविक होता है। ये होगा आपके पास परिवर्तित वाला डाटा, बढ़ा तो बढ़ा हुआ और घटा हो तो घटा हुआ वाला होगा। ये 2 ही कंडीशन बन सकता है, तीसरा कंडीशन तो मैं नहीं जानता, आप ही जानोगे फिर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 20 से कट जाएगा क्या, 20 चौक 100 और 20 पंचे 80, क्या 4/5 हुआ। तो आप कहोगे जी बिल्कुल हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरा एल ऑप्शन है दोस्तों, एल वाला जो कथन है ये भी मेरा यहाँ पर क्या है, एकदम करेक्ट है। अब हम बात करते हैं क्या 40% 0.4 के समतुल्य है। भाई यदि मैं ये कहूं कि 40% क्या 0.4 के समतुल्य है, बहुत अच्छा सवाल है। तो मैंने कहा भाई 0. सबसे पहले 40% परसेंट का क्या होता है 100। भाई जब 100 से भाग दे दूंगा तो आप कहोगे 1 0 से 1 0 तो कट जाएगा। अब 4 को जब 10 से भाग देंगे तो भाई अब तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव, और दशमलव लगाने के बाद हो गया 40, अब तो जाएगा 40 हो गया। तो मैंने कहा 10 चौक 40 तो कितना हो जाएगा 0.4। तो मैं कहूंगा एम भी मेरे यहाँ पर क्या है दोस्तों, करेक्ट है। 3/6 क्या 50% के समतुल्य है, ये भिन्न दे दिया गया है। कितना 3/6 देखना दोस्तों, है ना, 3/6 दिया गया है। मैंने कहा 3/6 क्या 50% के बराबर, ये भिन्न है और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हमको 100 से गुणा करना पड़ता है। तो मैंने कहा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2 और 2 पंचे 10 और 1 0 एक्स्ट्रा, तो कितने परसेंट के बराबर हो गए दोस्तों, 50%। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि मेरा जो चौथा वाला था ये भी एन जो है ये भी मेरा क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पर हमने क्या देखे दोस्तों, हमारा के भी सही है, एल भी सही है, एम और एन सब के सब डेटा सही है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी होगा, के एल एम और एन, ये सभी के सभी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है भाई, आ रहा है मजा, ठीक है। दबा के लाइक ठोको, है ना, सब्सक्राइब करो, ठीक है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो यार, ताकि मैं इसी प्रकार के सवाल आप लोगों के लिए पर डे लाऊं और कोर्स सकूं। मैं दावा करता हूं कि एग्जाम होते होते जब आपके क्या कहते हैं, अमीन पटवारी का जब एग्जाम पास आ जाएगा तब तक मैं पूरा कोर्स सकूं, है ना, कंप्लीट कर दूंगा, आपको जरा भी दिक्कत होने नहीं दूंगा दोस्तों। क्लियर है। ये सवाल बहुत ही प्यारा रहा। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, व्यक्ति की आय 20% बढ़ जाए और व्यय में 15% की बढ़ जाए, है ना, तो व्यक्ति के बचत में क्या क्या घटना घट सकता है, ये पूछा गया, ध्यान समझना। अब मैंने कहा कि ध्यान से देखना यार, मैंने कहा एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्चा करता है। चाहूं तो मैं सवाल को बहुत इजी वे में भी बना सकता हूं, लेकिन नहीं, चलो खर्च, आपको पता होगा आय क्या होता है सबसे पहले। तो मैंने कहा दोस्तों आय बराबर क्या होता है,
तो मैं कहूंगा कि आय जो होता है किसी भी व्यक्ति का आय, ये दो चीज से मिलकर बनता है, एक तो खर्च और एक बचत। ठीक है, बचत और खर्च के योग को ही हम क्या बोलते हैं, आय के रूप में जानते हैं। मैंने 10,000 कमाया, उसमें से 8,000 खर्च कर दिया और 2,000 बचाया। यदि मैं खर्च और बचत को जोड़ दूं तो क्या मेरा आय नहीं मिलेगा? मिलेगा ना भाई। यदि मैं कहूं कि 8,000 खर्च कर दिया, खैर मैं ये बात की बात है, आपको समझ आ गया होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। क्या बोला गया कि व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है। भाई ये 75% खर्च करता है तो आय कितना होगा आपके माइंड में रहना चाहिए। तो आप कहोगे आय तो 100% होगा यार। ठीक है, बराबर यदि 75% खर्च करेगा तो बचाएगा कितना, तो आप कहोगे 25% तो बचत करेगा। अब ये बड़े डाटा लगता है तो मैंने कहा छोटे डाटा में कन्वर्ट कर लूं। ये 25 से कट जाएगा, 25 चौके 100, ये 25 से कट जाएगा 25 या 75, ये 25 कम 25, मतलब मैं कह सकता हूं 3 और 1 किसके बराबर होगा दोस्तों, 4 के बराबर होगा। यही तो हमारा क्या है, आय है। अब क्या बोला गया है, यदि व्यक्ति के आय 20% बढ़ जाए, इसमें 20% बढ़ाना है तो डायरेक्ट 20 का गुणा कर देते हैं ना भाई, हम 20 का गुणा कर देते हैं डायरेक्ट 20%। ओके, फिर क्या बोला गया है, बोला गया है कि भाई व्यय 15% बढ़ जाए, ये व्यय खर्च एक ही होता है, यहाँ पर 15% बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, बचत में x% की वृद्धि कर देते, क्योंकि हमको x का मान निकालना था। अब आप जब गुणा करोगे दोस्तों तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ध्यान समझना मेरी बात। 4 और 20 का गुणा करेंगे तो 20 चौक 80%, बराबर 3 और 15 का गुणा करेंगे तो 15 तिया 45%, प्लस 1 और x का गुणा करेंगे तो x%। अब हम क्या करते हैं, परसेंट को एक साइड ले आते हैं, तो 80 में से 45 को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, 80% माइनस हो जाएगा ये 45%, बराबर x% के बराबर। अब मैंने कहा 80 में 45 घटाने पर 35 बचेगा भाई, 35% बराबर x। ठीक है, तो x का मान कितने परसेंट के बराबर होगा, 35। यही तो हमारा क्या था, बचत था, है ना, हम 100% की बचत कर रहे थे, तो x की वैल्यू किसके बराबर है, 35%। अब हमने जो डेटा निकालना था वो तो निकाल लिया, अब काम बच गया हमारे यहाँ पर कथन पर, कि क्या क्या कथन दिया है और क्या उस कथन के अकॉर्डिंग हम सही बिठा पाते कि नहीं। तो मैंने कहा बचत में कुल 35% की वृद्धि होगी, बिल्कुल होगी भाई, हम निकाले हैं तो होगा ही, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं, के जो कथन है ये एकदम करेक्ट है। बचत बराबर क्या, आय प्लस व्यय होता है। किसने कह दिया हमको ऐसा, किस बंदे ने पढ़ा दिया हमको ऐसा कि भाई बचत बराबर आय प्लस क्या होता है, व्यय होता है ना भाई। आज तक तो हमने देखे भाई कि इसको बचत कहते हैं। भाई बचत बराबर होता है आय माइनस बचत, व्यय, आय माइनस क्या होता है, आय। टोटल आय में से अपने खर्च को जब खर्च निकाल दूंगा, टोटल इनकम में से जब मैं अपने आय को निकाल, व्यय को निकाल दूंगा, खर्चा को निकाल दूंगा, तो जो मेरे हाथ में आएगा ना वो होगा मेरे लिए बचत। क्या होगा, जो हाथ में आएगा वही तो बचत होगा भाई। तो ये तो एकदम गलत है, निराधार है, ये स्टूपिड टाइप का सवाल है। ठीक है, स्टूपिड टाइप का कथन है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। बच्चा बच्चा बता दे, क्या व्यय बराबर आय माइनस बचत होता है। यहीं पर हम देखेंगे, हमको व्यय का मान निकालना तो आय का पक्षांतर कर देंगे, आय का पक्षांतर करेंगे। ये तो आपके पास क्या था, बचत था भाई। मैंने कहा आय का पक्षांतर कर देंगे या व्यय का पक्षांतर कर देंगे, तो व्यय बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तब आप कहोगे टोटल इनकम में से अपने बचत को जब मैं निकाल दूंगा तो जो बचेगा वही तो मेरा खर्चा होगा ना। मतलब ये एकदम करेक्ट है यार, एम। आय बराबर व्यय प्लस बचत होता है, ये तो एकदम करेक्ट है। अभी हमने लिखे कि आय बराबर व्यय बटे बचत, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे 4 जो कथन ये एकदम करेक्ट है, एक गलत है, तो कौन सा सही हो जाएगा। मैंने कहा के सही है, एम सही है और एन सही है। के, एम और एन सही है, मतलब ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे प्यारे भाइयों, ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, ये छपने वाले डाटा है भाई, ये छपने वाले डाटा है, बिल्कुल लिख लो, उतारते जाओ कहीं कॉपी में, कहीं दोबारा नहीं मिलने वाला ये डेटा। एक व्यक्ति अपने आय का 80% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 24% की वृद्धि तथा व्यय में 20% की वृद्धि होती तो बचत में वृद्धि ज्ञात करने का क्रम क्या होगा। अभी जो हमने क्रम देखे हैं, क्या ये क्रम से, इधर इधर देखे ना हमने, इधर देखे हैं, क्या इस क्रम से हम बचत ज्ञात कर सकते हैं। बचत ज्ञात करने का क्रम पूछ दिया और बार बार व्यापम ने ये रिपीट कर रहा है भाई,
हर एक डेटा का वो क्रम पूछना चालू कर दिया है। अब जिसको नहीं पता भाई वो कैसे बनाएगा, आप निकाल तो लोगे डाटा, आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं, इतना निकालना कोई बड़ी चीज नहीं है यहाँ पर। लेकिन जब हमको सिस्टमेटिक बोल दिया जाए कि ऐसे नहीं, आपको तो सिस्टम के अकॉर्डिंग निकालना है, तो फिर तो आंखें चौंधी आ जाएगा, धड़कने हाय हाय करने लगेगा, तो क्या मतलब का। इसलिए तो कहता हूं देख लो, वक्त है अभी। एक व्यक्ति अपने आय का 80% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 24% वृद्धि, व्यय में 20% वृद्धि, तो बचत में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करने का क्रम ज्ञात पूछा गया। सबसे पहले क्या, बचत बराबर आय माइनस व्यय, ये फार्मूला लगा देंगे कि आय व्यय और बचत का निर्धारण करना चाहिए। ये हमको सोचना चाहिए कि बचत बराबर 100 प्लस एक्स अपान 100 इक्वल आय इंटू 100 प्लस 24 अपान 100 माइनस व्यय इंटू 100 प्लस 20 अपान 100 करना चाहिए। यह बचत प्रतिशत प्राप्त कर लेंगे। एक चीज तो मानते हो कि भाई बचत प्रतिशत हम डायरेक्ट प्राप्त नहीं करेंगे, ये हमारा आखिरी कंडीशन होना चाहिए, चौथा नंबर। भाई यही जो ही चीज याद करना है उसी को तो आखिरी में प्राप्त करेंगे ना, तो ये चौथा तो होना चाहिए। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि मैंने कितना कमाया, उस कमाई में से मैंने कितना खर्च किया और कितना बचाया। यदि मुझे इतना ही पता नहीं रहेगा तो मैं बचत निकालूंगा कैसे। तो दोस्तों मैं ये कहूंगा कि ये जो एल वाला ऑप्शन है, सबसे पहले मैं तो अपनी कमाई, उसमें खर्चा और बचत का निर्धारण कर लूंगा, तो ये तो पहला काम होना चाहिए। फिर मैं क्या करूंगा, भाई मुझे फार्मूला में ये तो पुट करके दिया गया, तो ये तो नहीं लगा सकता सेकंड में। फिर मैं ये फार्मूला पुट करूंगा कि भाई बचत बराबर फलाना ढिकाना होता है, करूंगा ना भाई। बचत बराबर मतलब टोटल कमाई में से टोटल खर्चा को भाई निकाल देंगे, तो जो बचेगा वही ना हमारा बचत होगा, तो हम सेकंड में रखेंगे। थर्ड में हम क्या रखेंगे, तो थर्ड में ये इकलौता बचा हुआ है, इसको रख देंगे हम, ये एम को। तो क्रम क्या होना चाहिए, सबसे पहले एल कहां पर है भाई, एल, एल यहां पर है, एल यहां पर है, मतलब बी और सी जो है हमारा करेक्ट नहीं होगा, कट जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि भाई एल के बाद तो हमारा के आना चाहिए, के यहां पर भी है, के यहां पर भी, जाने दो गाड़ी अभी। उसके बाद एम होना चाहिए, एम यहां पर है, एम यहां पर नहीं है, कट जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो पहला होगा मेरे प्यारे भाइयों, ये मेरा क्या होने वाला है, एकदम करेक्ट आंसर बनने वाला है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल, फिर देखो बहुत प्यारा सवाल है, मिलान करके आपको बताना है। बार बार इस प्रकार के पैटर्न वो दोहरा रहा है कि आखिर भाई मिलाने पर क्या होगा। 1 इंच 1 फुट का कितना प्रतिशत है, फुट, पैर वाला फुट तो नहीं होगा, ये पैर वाला फुट लग रहा है क्या, नहीं, ये वो माप की लंबाई मापने का, ये आपकी इंग्लिश का पैर तो नहीं है, फुट। ठीक है, चल फुट वाला मामला आ जा रहा है सामने। मैंने कहा आपको पता होगा दोस्तों, 12 इंच का होता है आपके पास, 1 फुट बनता है। ठीक है, 1 फुट में मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 1 फुट में टोटल कितना होगा भाई, 12 इंच होगा। यहाँ पर बोला गया कि 1 इंच कितने फुट के, 1 फुट का कितना परसेंट है। मैंने देखा कि 12 इंचों से मिलकर 1 फुट बनता है, तो भाई मुझे तो 1 इंच के बारे में बताना। और फुट का मतलब मैं 12 इंच लिख सकता हूँ, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे दोस्तों। अब 12 का पहाड़ा पढ़ो यार, 12×96 बच गया 4। एक ही डेटा है हमारे पास 8.33 में आने लायक, ये है आपके पास ऑप्शन नंबर कौन सा, चौथा जो होगा ये करेक्ट होगा इसका पहला का। क्लियर है, आगे हम बढ़ते हैं। 1 आना 1 रुपए का कितना प्रतिशत है, आना वाला माजरा आ गया। आना जानते हो, आना पहले 4 आना चलाते थे, 8 आना चलाते थे, अब 54 58 का जमाना तो नहीं रहा है ना, अब डायरेक्ट, अब तो रुपए तक का महत्व कम होने लगा है, मानते हो इस चीज को। ठीक है दोस्तों, तो हमको पता है कि पहले 4 आना मतलब जिसमें 4 आना होता था, 4 आना के हम 4 सिक्के रखते थे, तब जाके 1 रुपए बनता था। तो मैं एक चीज तो समझ गया, यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, है ना मेरी बातों को। हम एक चीज कहेंगे कि 1 रुपए में पहले कितना होता था, तो 1 रुपए में पहले 16 आना का, 16 आना मिलकर कितना बना लेता था, 1 रुपया बना लेता था। अब हमको 1 आना के बारे में पूछा गया है, 1 रुपए में भाई, तो 1 रुपए में मैंने कहा 16 आना होता है, तो भाई आना टू आना रखेंगे, जिसके बारे में निकाल रहे वैसे कंडीशन होना चाहिए। यदि एक डेटा इंच में है तो दूसरा को फुट में नहीं रख सकते, 1 इंच में है तो दूसरा को भी इंच में रखेंगे, 1 रुपए में है तो दूसरा को भी रुपए में, एक यदि आना में है तो उसके समतुल्य डाटा को भी आना में रखना। ऐसा नहीं कि एक को आना में और एक को रुपया में, ये कहाँ का माजरा हुआ, नहीं होगा ना भाई ये। तो अब हम क्या करेंगे, 1 रुपए में 16, तो 16 लिख दिया, और परसेंट के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे। 16 का पहाड़ा पढ़ो तो भाई 100 तक, तो 16×5 = 80, 16×6 = 96 होता है।
16 छक्के 96 और दशमलव कुछ और आएगा, है कुछ 6 वाला है भाई, तो मैंने कहा दूसरा का फिर तो पहला हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। 6 सेकंड 1 मिनट का कितना होता है, हम सबको पता है कि 1 मिनट में कितना होता है भाई, आप कहोगे 60 सेकंड होता है। अब एक डेटा सेकंड में, तो मैं मिनट को भी सेकंड में कन्वर्ट करूंगा, 60 बटे ऊपर में रहेगा 6 और परसेंट के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे, 0 से 0, 6 कम 6 से कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 10%। तो हम कहेंगे इसका हो जाएगा आपके भाई तीसरा, और ये हो जाएगा आपके पास तीसरा, दूसरा और तीसरा। क्लियर है। 20 मीटर 1 किलोमीटर का कितना परसेंट है, हम सबको पता है कि 1 किलोमीटर में होता है आपके 1000 मीटर होता है। अब एक डेटा आपके पास 20 मीटर में है, नीचे हम 1 किलोमीटर वाला 1000 लिख दें और परसेंट के गुणा के लिए 100 से, तो आप 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए, तो कितने परसेंट के बराबर है, 2%। क्लियर है दोस्तों यहां तक सबका, ठीक है भाई। तो कहा क्या आंसर होना चाहिए, के का होना चाहिए चौथा, कहीं पर है के का चौथा, के का दूसरा है ये तो गलत हो जाएगा, के का पहला है ये भी आपका गलत हो जाएगा, के का यहाँ पर तीसरा है ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, तो मैंने कहा ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। के का चौथा, एल का पहला, है ना, एम का आपके पास तीसरा और एन का हो जाएगा कितना, दूसरा, है ना, इस प्रकार से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल फिर, किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहां की वर्तमान जनसंख्या कितना दिया गया है, हमारे पास ये सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख है भाई, है ना, वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है। ठीक है, तो 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या ज्ञात करने के लिए, यदि मान लो आपको 2 साल बाद नगर की जनसंख्या ज्ञात करने के लिए, तो 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या इतना होगा, यहाँ पर मिस्टेक हुआ होगा, यहाँ पर जीरो रखना भूल गया होगा वो, ठीक है, सब जगह जीरो लगा दो इस प्रकार से। ठीक है भाई, यहाँ पर भी जीरो लगा दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अनमैच्ड है इतना तो कोई भी बता सकता है कि गलत हो रहा होगा करके। ठीक है भाई, हमने कहे कि क्या 2 साल बाद जनसंख्या 1,21,000 हो जाएगा, तो हम चेक कर लेते हैं कि भाई 2 साल बढ़ेगा, अभी वर्तमान में जनसंख्या 1 लाख, 1 लाख में कितना जीरो होता है भाई, 5 जीरो। ठीक है, अब 10% बढ़ेगा, है ना, 10% वार्षिक दर से, पहले साल 10 बढ़ेगा तो 110 हो जाएगा 100 के एवज में, फिर दूसरे साल फिर आपके पास 110 हो जाएगा 100 के एवज में। क्लियर दोस्तों, यहाँ पर जो कटने वाले डेटा होगा काट देंगे, 4 जीरो से इधर के 4 जीरो को मैं कुट कर दिया, 11 में 11 121, अब जीरो यहाँ से 1 2 और इधर 3, 1 2 और 3 कितना हो गया, 1,21,000 होना चाहिए। तो इस हिसाब से आपके पास जो के वाला जो आपके पास कथन है दोस्तों, ये मेरा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा। 2 वर्ष बाद जनसंख्या बराबर वर्तमान गुणित 1 प्लस 10/100 का पावर 2 होना चाहिए। तो आपको पता होगा, यदि मान लो मुझे 2 साल बाद की जनसंख्या ज्ञात करना होगा, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक तो हम लिख देंगे वर्तमान, ठीक है, इनटू, अब हमारे पास फार्मूला होता है यार, उस फार्मूला सभी जानते हो आप, 1 प्लस r/100, और यहाँ पर हो जाता है टी जो समय को दर्शाता है। यहाँ पर आपके पास दर के रूप में आपके पास 10% है, नीचे में 100, और ये टाइम के रूप में टी है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो एल वाला ऑप्शन है ये भी करेक्ट है। लेकिन मान लो यहाँ पर वर्तमान देकर आपको 2 साल पहले का पूछा होता, 2 साल पहले का, तो आप प्लस की जगह क्या लगा देते, माइनस, यदि आगे का पूछे तो प्लस, और भाई पीछे का पूछे तो माइनस करना है, इतना मत भूलना दोस्तों। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, आगे का पूछे तो प्लस करना रहता है, और यदि मान लो वर्तमान से आपको पहले का पूछे तो आपको भाई माइनस करना है, इन दोनों चीजों को ध्यान देना यार। ठीक है, कुल वृद्धि क्या 21,000 की होगी, तो मैंने कहा बिल्कुल भाई होनी चाहिए, हुआ भी है 21,000 का। 2 वर्ष बाद जनसंख्या तो एकदम निराधार डेटा है, क्योंकि हमने देख लिया कि 2 साल बाद यदि 1,21,000 हो रहा है, तो 13 मतलब 1,33,100 तो हो ही नहीं सकता, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो कौन कौन सही है, पहला, दूसरा और तीसरा, के, एल और एम, ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे प्यारे भाइयों, ये मेरे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये बिल्कुल नोट कर लो ना, छपने वाला डेटा है। यदि मान लो अमीन पटवारी में इस प्रकार के सवाल पूछे गए, तो ये सवाल टकराएगा जरूर यार। ठीक है, आप यदि कंप्लीट किए हो तो मुझे लगता है कि आप हर एक सवाल को बहुत आसानी से बना लोगे। इसके बाद हम एडवांस मैथ्स जब देखेंगे तो वहां पर बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो कंटिन्यू बने रहेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है दोस्तों। क्लियर है,
मिलान करके बताना था आपको। सूची 1 और सूची 2 दे रखा है, इनमें से जो डेटा है उसका सही आंसर क्या है ये पूछा गया है। 500 का 30% माइनस 200 का 10% का मतलब क्या होगा, तो मैंने यहाँ पर बताया आपको, ध्यान समझना मेरी बात को, ठीक है भाई। मैंने कहा 500 का मतलब होता है भाई गुणा, ठीक है। 30%, 30 और प्रतिशत का होता है नीचे में 100, माइनस का चिन्ह है माइनस, फिर लिख दिया 200। का मतलब होता है गुणा, 10 का 10 और प्रतिशत का हो जाएगा भाई 100। क्लियर है। अब आप यहाँ पर देख पाओगे कि 00 से 00 कैंसिल, 5 या 15 मतलब 150 माइनस 00 से 00 कैंसिल, 10 दूनी 20। अब बताओ 150 में 20 रुपए का खा जाओगे खुआ तो बचेगा कितना, 130 रुपए है भाई। तो मैं कह सकता हूँ के का क्या होने वाला है, चौथा होने वाला है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्या 250 का 20% प्लस 60% 60 का 50% कितना होगा, इस डेटा को यहां पर देख लेते हैं। क्या दिया गया है भाई, 250 का मतलब गुणा, 20% का नीचे में लिख देंगे 100, फिर प्लस दिया है ना प्लस 60 का 50%, 50 बटे लिख देंगे भाई 100। क्लियर है। आप देख पाओगे कि ये 2 जीरो से 1 और 2 कैंसिल, 25 दूनी कितना हो जाएगा 50, प्लस ये 2 जीरो से 1 और 2 कैंसिल, 6 पंचे कितना हो गया 30, 50 में 30 को हम जोड़ देंगे तो 50 30 80 तो होता है, ऐसा लगता है मुझे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपके पास, दूसरा का हो जाएगा तीसरा। फिर हम देखेंगे 60 गुणित 20 इंटू का 40% कितना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम इसी को यहीं पर निकाल लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। मैंने कहा 60 और 20 का गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 और 2 जीरो का हो गया भाई 200, 2 शून्य हो गया। का 40% निकालना है, 40 बटे कितना कर देंगे तो हम कहेंगे 100। आप ही बताओ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 चौके 48 कितना होना चाहिए, 480 होना चाहिए। है कहीं ऑप्शन में, है भाई, ये है। लास्ट बन गया √400 का 50% क्या होता है। तो भाई एक चीज बताओ, √400 का 50% कितना होगा, ये बोला गया है। √400 का 50%, तो आप कहोगे √400 मतलब ये 20 का वर्ग है, और 20 का 50% मतलब इस प्रकार से करना होगा हमको। तो आप कहोगे 50 से कम 50, 50 दूनी 100 और 2 से कैंसिल हो गया 10 बार में, ठीक है। तो 10 होना चाहिए था यहाँ पर, ये नहीं होना चाहिए था 10, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका चौथा का क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। अब दोस्तों कौन सा ऑप्शन है जो एकदम यहाँ पर एक्यूरेट मैच कर रहा है, उसको हमको चेक करने बस रह गया। देखिएगा आपके पास के का क्या है, चौथा। हम चेक करेंगे के का यहाँ पर दूसरा है भाई, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। के का दूसरा मतलब गलत, यहाँ पर के का पहला मतलब गलत, यहाँ पर के का चौथा, और यहाँ पर के का चौथा, मतलब दोनों हो सकते हैं। यदि मैं बात करूं एल का तीसरा यहाँ पर है, एल का यहाँ पर पहला तो गलत हो जाएगा। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे भाइयों, ये मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम एक्यूरेट आंसर बन जाएगा। इसी प्रकार के पैटर्न आपको पढ़ना है, ठीक है। कल हम एक नए चैप्टर और नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर आपके सामने हाजिर हो जाएंगे, टेंशन मत लो। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल फिर, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बड़ा कर दिया जाए, बोला गया है बड़ा कर दिया जाए, तो उसकी सतह का क्षेत्रफल क्या 125% बढ़ सकता है, क्या ये लगता है हमको। तो मैंने कहा एक घन का प्रत्येक सिरा कितना बढ़ाना है, 50, तो उसकी सतह का क्षेत्रफल, दो कंडीशन बनता है दोस्तों याद रखना, एक क्षेत्रफल और आयतन। क्षेत्रफल मतलब 2D होता है, मतलब 2D होता है, 2 डायमेंशनल, और आयतन मतलब 3 डायमेंशनल। तो जब आपको क्षेत्रफल पूछे, चाहे वो घन का पूछ ले, गोला या बेलन तक का क्यों ना पूछ ले, जब जब क्षेत्रफल का बात होगा मेरे प्यारे भाइयों, एक चीज जरूर याद रखना मेरी बात को, कि आप हमेशा आपको ये संक्रिया 2 बार ही करना है, 3 बार भूल के मत करना। और मैं सबसे सरल तरीका बता देता हूं भाई, मैंने कहा पहले उस घन का आयतन 100% था, या पृष्ठीय क्षेत्रफल जो भी है, सतह का क्षेत्रफल 100%, उसके प्रत्येक भुजा भी 100% था मेरे लिए, ठीक है, याद रखना। अब 50 बढ़ा दूंगा, 100 था, 50 बढ़ाऊंगा तो 150 हो गया, फिर 50 बढ़ा दूंगा तो फिर 150 हो गया। अब मैंने कहा 2 बार बढ़ाए तो एक एक अंक के बाद दशमलव लगा देना इस प्रकार से। अब बताओ 15 का गुणा 15 से करेंगे, 15 में 15 कितना होता है, 225%। भाई पहले 100% था, अब 225, तो बढ़ा कितना, तो आप ही बता सकते हो, 125 ज्यादा लग रहा है मुझे। तो मैं ये कह सकता हूं कि पहला वाला जो के है एकदम करेक्ट है, इसमें कोई गलत वाली बात नहीं है। क्लियर है। यदि मैं सेकंड की बात करूं दोस्तों, यदि किसी वृत्त के त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी क्षेत्रफल क्या 200% बढ़ सकता है।
क्या लगता है? मैंने कहा आप एक चीज बताओगे कि वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। आप देख पा रहे हो यहाँ पर त्रिज्या कितने बार आया है, 2 बार। भाई जब त्रिज्या 2 बार आया है तो ये संक्रिया भी आपको 2 बार करना है। मैंने कहा पहले इसका जो क्षेत्रफल था वो 100% था, हमने त्रिज्या को 50 बढ़ाया तो 150 हो गया, फिर 50 बढ़ाए तो फिर 150 होगा। सिंपल सी बात है। एक एक अंक के बाद 0 तो 15 और 15 का गुणा करेंगे 225। अब भी हमने देखे हैं कि 100 में 225 बढ़ गया है तो बढ़ेगा कितना, 125। भाई यहाँ पर 200 आप बता रहे हो, ये तो एकदम गलत है। तो एल वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर एकदम गलत हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर कथन हो जाएगा। फिर बोला गया यदि वृत्त की परिधि को 50% कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल क्या 75% कम हो सकता है। एक चीज बताओ दोस्तों, यदि मैं बात परिधि की करने लगूंगा, ध्यान समझना मेरी बात, यदि मैं बात परिधि की करूं तो परिधि का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे परिधि का फार्मूला था 2 पाई आर, और आर कितने बार आया है, 1 बार। मतलब भाई जब भी बढ़ोतरी होता है इस 2 पाई में नहीं होता कभी भी, वो तो कांस्टेंट है भाई आपके लिए। कभी भी आप परिधि का फार्मूला लगाओगे 2 पाई ही रखोगे। आप 2 पाई की जगह 2 पाई में पाई की वैल्यू को आप 22/7 के बजाय दूसरा लिखकर बताओ, मान जाओ मैं आपकी बात, आप 22/7 ही लिखोगे, चाहे आपकी मजबूरी हो या कुछ भी हो, मुझे नहीं पता, आपको तो लिखना है, क्योंकि हमने ये सिद्ध कर दिया कि पाई की वैल्यू 22/7 होता है। या इसी को आप लिख लो 3.14, ये आपको लिखना है भाई, है ना। आप अपने मर्जी से डेटा नहीं रख सकते, और जब मर्जी से डेटा रख नहीं सकते तो मैं कह सकता हूं कि इसकी वैल्यू भी नहीं होगा। फिर जब मर्जी से डेटा नहीं रख सकते तो इसकी क्या वैल्यू है, फिर हम इसकी वैल्यू ही खत्म कर देंगे। फिर तो वैल्यू उसी का होगा जिसका हम मर्जी से चला सकते हैं ना भाई। तो आर ही ऐसा है जिसको हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, और आर को हमने बढ़ाया, 1 बार बढ़ा होगा। लेकिन भाई जब मुझे क्षेत्रफल निकालने के लिए जब बोला, यहाँ पर बात क्षेत्रफल की परिधि की नहीं है, तो मैं समझ गया था कि यहाँ पर त्रिज्या को 50% बढ़ाया गया था, है ना। किसको बढ़ाया गया था, त्रिज्या को। अब मैं आपसे ये कहूंगा दोस्तों, पहले क्षेत्रफल 100 था, आपने 50 कम किए, क्योंकि कम हो रहा है, 100 में 50 कम करेंगे तो बच जाएगा 50। क्योंकि 2 बार होता है ना आपके पास क्षेत्रफल में पाई आर का स्क्वायर, 2 बार है तो 2 बार करना पड़ेगा मुझे। फिर 50 कम करने पर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे फिर बच जाएगा 50% है ये। एक एक अंक के बाद दशमलव लगाना है, 5 और 5 का गुणा कर दूंगा तो हो गया 25%। आप ही बताओ, पहले 100% था क्षेत्रफल, आपने ऐसा क्या घटा दिए कि वो 25 हो गया, तो भाई कमी कितने की हुई, तो मैं कहूंगा भाई 75% की कमी हुई। तो मैं कह सकता हूं कि एम जो है दोस्तों ये एकदम मेरा करेक्ट है, इसमें कोई गलत वाली बात नहीं है। अब हमारे पास बच गया, यदि एक गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो आयतन क्या 700% बढ़ जाएगा। मैंने कहा 700% बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा वो तो वक्त बताएगा, ध्यान समझना। मैंने कहा आयतन भी 100% होता है, और गोले के आयतन का फार्मूला की जब बात किया जाए दोस्तों, तो फार्मूला होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। और मैं बताया हूं कि जो डेटा कांस्टेंट है, जिसके मान को आप चेंज नहीं कर सकते, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 4/3 पाई जो है, इसके डेटा को हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या है, केवल त्रिज्या। भाई मैंने कहा त्रिज्या भी 100% और आयतन भी 100% था शुरू में, तो ऐसा हो सकता है क्या, 100% था, आपने दुगना किए, भाई दुगना कर दिया, 100 का दुगना 200 होगा। और चूंकि यहाँ पर त्रिज्या 3 बार है तो 3 बार करना पड़ेगा भाई। एक बार फिर मैंने 200 लिख दिया, एक बार फिर मैंने 200 लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, हमको तो पता है कि एक एक अंक के बाद दशमलव लगाना है, 1 2 और 3, 20 का गुणा 20 से और फिर 20 से करेंगे तो 8000 हो जाएगा। और 8000 कोई परसेंट भी नहीं है, तो लास्ट में याद रखें, जब 3 बार बढ़ाओ तो 4 बार आपको दशमलव लगाना पड़ेगा, लास्ट में एक बार और। तो एक्चुअल में 800% हो गया, पहले 100 था, 800 हुआ तो बढ़ा कितना, मैं कहूंगा भाई 700%। क्या ठीक है, बिल्कुल भाई ठीक है। तो मैं कहूंगा एन भी मेरा करेक्ट है। तो कौन कौन सा, के एम और एन, ये 4 डेटा जो है, 3 डेटा मेरे लिए करेक्ट है। के एम और एन, ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे प्यारे भाइयों, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, एकदम छपने वाला डाटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाइयों। क्लियर है। लास्ट सवाल आज का देखते हैं। देखिएगा सवाल, निम्न को प्रतिशत के बढ़ते क्रम में आपको जमाना था, अरेंज करना था, बढ़ते क्रम। अब प्रतिशत के बढ़ते क्रम में बताना, ये फ्रैक्शन दिया है भिन्न, मैं चाहता हूं कि इसको आप परसेंट में बदल लो। परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे भाई, याद रखना, भिन्न को जब भी प्रतिशत में बदला जाता है 100 से गुणा किया जाता है, तो मैं कहूंगा 8/12। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे भाई,
आप कहोगे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये हो गया 100 का गुणा 200 के साथ करेंगे, 2 के साथ करेंगे 200/3, 3 से भाग देंगे तो कितना होगा भाई, 3 छक्के 18 बच गया, फिर 2, 3 छक्के 18 फिर बच गया 2, मतलब इस प्रकार से कुछ 6.67%। ठीक है, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट वाला डेटा 32/40, 32/40, ये भी हमारे पास भिन्न में परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दें, 8 से कट जाएगा, 8 चौक 32 और 8 पंचे 40, 5 एकम 5, 5 बीसम 100 और 20 और 4 का गुणा करेंगे तो 80% हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं 12/8, 12/8 कर दिया है, इंटू 100 करेंगे तो आप देख पाओगे यहाँ पर 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 2 एकम 2 और 2 50 100, 50 और 3 का गुणा करेंगे तो हो गया 150%। लास्ट हमारे पास 40/32, 40/32 परसेंट बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे यार। अब मैं कहूंगा यहाँ पर कुछ तो कटेगा भाई, 8 से कट जाएगा, 8 पंचे 40 और 8 चौक 32, 4 एकम 4 और 4 25 100, 25 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो 125%। क्लियर है। अब हमको बढ़ते क्रम में जमाना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये लिखेंगे भाई हम 66.67%, उससे बड़ा क्या है 80%, उससे बड़ा क्या है 125% और उससे भी बड़ा क्या है, तो मैंने कहा 150%। यही होगा क्रम आपका। क्लियर है दोस्तों। तो क्या क्या होने वाला है, सबसे पहले के यहां पर नहीं है भाई, ये दोनों तो कट गया, के है, के के बाद एल ही आएगा, के के बाद एल, के के बाद एल, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आएगा एन, है ना, एन आएगा, एन, उसके बाद एम। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे प्यारे भाइयों, ये क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अमीन पटवारी हो या शिक्षक भर्ती, जितने भी एग्जाम होंगे उन सभी एग्जामों का पैटर्न और लेवल इसी प्रकार का रहेगा। तो कंटिन्यू वॉच करते रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा दोस्तों। क्लियर है। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि कहीं इशू तो नहीं है। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।